हेलो प्यारे मित्रों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्न इजी एसएससी में स्वागत है। जय हिंद, राधे राधे। आशा कर रहा हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आप सबका स्वस्थ मस्त होगा तथा आप सब अपने जीवन का आनंद उठा रहे होंगे तथा तैयारी भी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे और जीवन की हर ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहे होंगे। तो उसी जीवन की ऊंचाइयों को छूने के लिए मैं आपके समक्ष लाया हूँ जो आपको हेल्प करेगा तथा आगे पहुँचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। आइए, जिसको बोलते हैं मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भाग 3 के अंतर्गत आज कोई भी अनुच्छेद छूटेगा नहीं। मैं आपको आज चार्ट के हिसाब से बताऊंगा, डायग्राम के हिसाब से बनाकर लाया हूँ। ये मेरी वीडियो ज़्यादा देर की नहीं रहेगी। इसी मौलिक अधिकार की वीडियो बड़े बड़े प्लेटफार्म 2.5-3 घंटा के खींचते हैं। मैं आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए अब एक निश्चित टाइम नहीं बता सकता, क्योंकि 1-2 मिनट ज़्यादा भी लग सकता है। तुम सब टाइम बहुत ज़्यादा देखते हो और रील स्क्रॉल करना हो तो आधा 2-2 घंटा रील देखते रहोगे, लेकिन अपनी काम की चीज़ नहीं देखोगे और हमेशा पूछता है मौलिक अधिकार से और हमेशा गलत करके आते हो। गलत ना हो इसलिए आ जाइए, व्हाइट बोर्ड पर फोकस हो जाइए। व्हाइट बोर्ड पर मेरे प्यारे मित्रों, जितने भी मेरे भाई बहन तथा मेरे सखागण मुझसे जुड़े हैं, आइए देखिए, इस पर फोकस कीजिए। क्या लिखा हूँ? भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक, तो मौलिक अधिकार शुरू होता है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो 12-13 मैं लिखा नहीं हूँ, तो 12 आप सुन लीजिए मुझसे। 12 कहता है कि मौलिक अधिकार किस पर लागू होंगे? राज्य तथा सरकारी संस्थाओं पर। ठीक, राज्य से संबंधित मौलिक अधिकार किस पर लागू होंगे? राज्य या सरकारी संस्था हो गई या संविधान, कुछ भी हो गया। 12 यही कहता है। ठीक, और 13 कहता है कि मौलिक अधिकार के खिलाफ बनने वाला कोई भी कानून मान्य नहीं होगा। ठीक, 13 क्या कहता है? मौलिक अधिकार के खिलाफ बनने वाला कोई भी कानून मान्य नहीं होगा। आ जाइए, बाकी अब एक अनुच्छेद मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। नहीं कह दो कि 12-13 लिख के नहीं लाते हो, जब भी लाते हो 14 से लिख कर लाते हो। भाई इम्पॉर्टेंट सभी है, क्योंकि अब कहने वाली बात रह नहीं गई। आर्टिकल 12 मेरे शिफ्ट यूपी SSSC पेट पे पूछ लिया है। आइए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए देखिए, 14 से 18 को क्या बोलते हैं? देखिए, 14 से 18 को बोलते हैं समानता का अधिकार। 14 से 18, ठीक, 14। अब इसके अंतर्गत पूरे आर्टिकल देख लिए। 14, आर्टिकल 14 जहाँ लिखा हो देखो, कानून के समक्ष समानता तथा संरक्षण कि कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी, कोई भी कम्युनिटी या कोई भी कास्ट या कोई भी समुदाय से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके आप कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे कि आप ये जाति से आते हैं, आप फला जात से आते हैं, आप ये फला जात से आते हैं, आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे, आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। आप ये हैं जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं, SC हैं, ST हैं, कानून की नज़र में सभी समान हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है भारत का संविधान। बाकी जानते हो कि सामान कैसे हैं, आजकल देखने को मिलता है। भाई कहेंगे नहीं कुछ, सब समझदार हो बाकी। ठीक, बाकी आर्टिकल 15 नहीं लिखा हूँ, तो आर्टिकल 15 सुन लीजिए। धर्म, जात तथा लिंग के आधार पर भेदभाव कोई नहीं करेगा कि आप इस धर्म से आते हैं, आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, आप हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, आप सिख कम्युनिटी से आते हैं, आप जैन कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए आपको इस पद पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई भेदभाव करता है तो आप छोटी सी क्लिप बनाइए तथा उसके खिलाफ अपने मौलिक अधिकार हनन करने के लिए बढ़िया से कुछ भी कह सकते हैं, रेल दीजिए या कुछ भी। ठीक, और आर्टिकल 16 मैं यहाँ लिखा हूँ, देख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको बता दे रहा हूँ, तथा इम्पोर्टेंट वो भी है। आर्टिकल में अब कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब एग्जामिनर भी चालाक हो गया। अगर मैं कोई भी कह दिया कि इम्पोर्टेंट नहीं है ना, वहीं उठाकर पूछता है, लेकिन लिखा नहीं हूँ। 10% है कि पूछ ले, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। 16 क्या है? सरकारी नौकरी में समान अवसर सर, मतलब कोई भी भर्ती निकलेगी, चाहे UPP हो, चाहे UPSI हो, चाहे ग्रुप D हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे BDO, चाहे BPO, UPSC, CDS, NTA, स्टेट PCS, TGT, PGT, अन्य जितनी वैकेंसी हैं
सभी को समान अवसर मिलेगा, सिर्फ उस क्राइटेरिया को पूरा करते हों। ये नहीं कि आप कि बोल सकते हैं आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप कहोगे नहीं मुझे समान अवसर मिलना चाहिए, मैं तो दरोगा बनूंगा। भले ही आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, तो ग्रेजुएशन बाबू आप नहीं किए तो दरोगा नहीं बन पाओगे। दरोगा बनने के लिए ग्रेजुएशन करना होगा, ठीक। और टीचर बनने के लिए डीएलएड या बीएड करना होगा तथा सीटेट क्वालिफाई करना होगा तथा सुपर टेट क्वालिफाई करना होगा ना। और लेखपाल बनने के लिए अगर यूपी ट्रिपल एससी मांग लिया कि आप 70 अंक लाए रहेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट में, तभी आप लेखपाल वैकेंसी में बैठ पाएंगे, तो उतना अनिवार्य है। बस आप क्राइटेरिया को पूरा करते रहें, कर लें तो आपको कोई रोक नहीं सकता, सभी को समान अवसर मिलेगा। कोई भी वैकेंसी निकले उसी की बात करता है, किसी भी क्षेत्र में, नौकरी एक क्षेत्र में नहीं, प्राइवेट संस्था में भी, ठीक। समझ गए होगे, मेरा अनुमान है विस्तार पूर्वक। बाकी आर्टिकल 17 बता दे रहा हूँ। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत जिसे कहते हैं कि आप छुआछूत पहले प्राचीन काल में बहुत होता था। आप सब प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि छुआछूत प्राचीन काल में कितना था। अगर कोई किसी के घड़े से पानी पी ले तो घड़ा फोड़ देते थे तथा उनको सजाएं देते थे, जो निचली कम्युनिटी थी, ठीक। ये सब कहने वाली बात नहीं है, इस पर कई फिल्में बनी हैं तथा कई क्लिप आज के भी समय में वायरल होती रहती है। इतना आप जागरूक हैं, टीचर के मुख से सुनना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा नहीं, ठीक। आप बाकी समझदार हैं, इसीलिए आर्टिकल 17 है। अगर कोई भी बड़का नेता बनता है, बड़का बाबू बनता है, बोलता है नहीं मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो बढ़िया सोशल मीडिया का ज़माना है, उसको कस के वायरल कीजिए। बाकी हम सब आपके सपोर्ट में हैं, ठीक। इसीलिए आप अस्पृश्यता के अंत के लिए आर्टिकल 17 आपको अधिकार देता है कि आपके साथ कोई छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, कि आप किसी को कोई भी क्षेत्र में कितना भी अच्छा काम कर लो, कुछ भी कर लो, या कितनी बड़ी चोरी कर लो, या कितना बड़ा अच्छा काम कर लो देश के प्रति, आपको उपाधि नहीं दी जाएगी, ठीक। सिर्फ शिक्षक और चिकित्सक क्षेत्र में, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में दे सकते हैं, इसी 2 क्षेत्र में छोड़कर बाकी किसी क्षेत्र में आप उपाधि नहीं दे सकते। आर्टिकल 18 ये कहता है। 14 से 18 तक समझ गए होंगे। क्या बोलते हैं? समानता का अधिकार। ये भी पूछ लेता है कि 14 से 18 आर्टिकल को क्या कहते हैं? समानता का अधिकार। अब आ जाइए बाबू लोग, भैया लोग, आइए फोकस करिए व्हाइट बोर्ड पर। वीडियो स्किप करके भागना नहीं पेपर में गलती करोगे तो फिर पछताओगे, अरे मैं तो 2 नंबर से बाहर हो गया भैया जी। तो बाहर नहीं होना है, नौकरी लेना है, जल्द से जल्द आ जाइए। नौकरी लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 19 देख लिए। आर्टिकल 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है, या आप बोल सकते हैं 6 प्रकार का मौलिक अधिकार मिलता है। जानते हो ना? भाषण देने का अधिकार, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कुछ भी बोलूँ मतलब देश के हित में बोलूँ, ये नहीं कि अगर देश के खिलाफ में उग्रवादी या हिंसक शब्द का प्रयोग करूँगा तो वो मेरे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी, या किसी भी व्यक्ति का, ठीक। भड़काऊ बयान आप किसी भी स्टेट पर या किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी कोई भी नहीं दे सकती, ठीक। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। देखो वहीं है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, कि आप सड़क पर आंदोलन कर सकते हैं सिर्फ शांतिपूर्वक, ठीक। ये नहीं कि दंगा फसाद करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे, पुतला जलाओगे, वो जलाओगे। लेकिन आजकल ये हो जाता है, कितना भी सोच लो, लेकिन धरना सीधे सीधे नहीं होता है। फिर सरकार भी अपने पावर का भरपूर उपयोग करती है, फिर वहीं अपने सबके ऊपर क्या होता है? लाठीचार्ज। जानते हो ना, किसी भी आंदोलन में हो जाता है। तो इसीलिए धरना करने का अधिकार है शांतिपूर्वक बैठकर। अगर आप शांतिपूर्वक बैठकर करेंगे तो सरकार या कोई भी पुलिस या किसी भी की औकात नहीं है आप पर लाठीचार्ज करते, क्योंकि संविधान हमको अधिकार देता है आर्टिकल 19 के तहत, ठीक। अब आ जाइए संघ एवं संगठन बनाने का अधिकार। आप संघ या संगठन जो बनाकर निकलते हो कि आज जैसे दिल्ली में रामलीला मैदान में इकट्ठा होना है, या बापू मेमोरियल हॉल में इकट्ठा होना है, 10,000 लोगों को ट्वीट करना, ये था ट्विटर हैंडल। किसी भी नौकरी के लिए तुम करते हो, यहाँ पहुँचना है, तो वही है, ये हमको अधिकार है संगठन बनाने का। उसी की बात कर रहा है, संघ एवं संगठन बनाने का अधिकार। फिर आ जाइए, तीसरा हो गया चौथा, भारत के किसी भी भाग में आने जाने का अधिकार। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं। ऐसा अब नहीं है कि आप जम्मू नहीं जा सकते,
आप कश्मीर नहीं जा सकते, श्रीनगर नहीं जा सकते, लेह नहीं जा सकते, तथा केरल नहीं जा सकते। जहाँ जहाँ घूमने की अच्छी अच्छी जगह है, राजस्थान नहीं जा सकते। भारत के किसी भी कोने में कोई भी टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ आप जाने का या आपको पूर्ण अधिकार है। आर्टिकल 19 आपको अधिकार देता है, ठीक, कि आप कहीं भी भारत का भ्रमण कर सकते हैं। अब आ जाइए अगले फैक्ट की तरफ। भारत में कहीं भी रहने या बसने का अधिकार। आपको भारत के किसी क्षेत्र में आप वहाँ के निवासी बन सकते हैं, रह सकते हैं। सिर्फ वहाँ आपको कुछ दिन के लिए रहना पड़ेगा, जिससे आप वहाँ के लोगों की प्रति व वहाँ के सामाजिक दायित्वों के प्रति आप उनके मतलब नज़र में एक अच्छे व्यक्तित्व का प्रदर्शन कर सकें, जिससे वो समझ सकें कि हाँ आप आतंकवादी तथा चोर या डकैत नहीं है, ठीक। बसने का अधिकार है तथा वहाँ की आपको धीरे धीरे हर चीज़ मिल जाएगा। जानते हो, राशन वाशन के पीछे बहुत भागते हो, राशन कार्ड बन जाएगा, आधार कार्ड बन जाएगा, वहाँ आपके निवासी हो जाएगा, आपको वहाँ वोट देने या मतदान करने का भरपूर अधिकार मिलेगा। ध्यान देना। अब आगे आइए बाबू भैया, बहुत तेज फोकस होना। व्यवसाय या धंधा करने का अधिकार। आप कोई भी व्यवसाय कोई भी धंधा कर सकते हो, सिर्फ वो लीगल तरीके से होना चाहिए तथा उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कोई भी धंधा, जानते हो ना, शहर में अपने बड़े बड़े या अपने कई राज्यों में कसिनो वसिनो चलता रहता है, सिनेमा हॉल चल रहा है, तथा जैसे बहुत प्रसिद्ध है ओयो, सब आपको जानते हो ना। तो ऐसे नहीं खोल लिए हैं, उनको अधिकार है क्या, धंधा या व्यवसाय करने का अधिकार, बस वो लीगल होना चाहिए। बताइए, अब कहो कि मास्टरों सब पढ़ा दे रहा है। अरे हम भी आपके एज के हैं भाई, सब जान रहे हैं, बस हम थोड़ा पढ़ के जान रहे हैं यहाँ ये क्यों खोले हैं, उसके पीछे के जानते हो ना, देश जाने का प्रयास करते हैं कि क्यों कोई इनको पकड़ता नहीं है, ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे सिस्टम हो रहा है, इससे ढेर समाज में नकारात्मकता फैल रही है। लेकिन वो लीगल तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन मिला रहेगा, लाइसेंस मिला रहेगा तो आराम से चला सकते हैं। वहीं है, सिर्फ वो सरकार के मामले में हस्तक्षेप न करता हो तथा जिससे सरकार का हनन न हो, बाकी एकदम विस्तारपूर्वक चला सकते हैं। अब आ जाइए आर्टिकल 20। अभी तक मैं 19 ही पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था बाबू भैया लोग? 19 पढ़ा रहा था, यहाँ तक है 19 यहाँ तक। अब आ जाइए आर्टिकल 20। द्वितीय दंड या प्रतिगामी दंड, मतलब आप किसी अपराध के लिए एक सज़ा काट चुके हैं तो उसके लिए आपको दोबारा दंड नहीं मिलेगा, बस एक बार आपको जमानत मिल जाए बस। अगर आपको गिरफ्तार लेके जाएंगे तो सिर्फ इसलिए लेकर जाएंगे कि आप कोर्ट में जो रहती नहीं है तारीख पर आप उपस्थित नहीं हुए, इसलिए पकड़ सकती है। बाकी अगर एक बार सज़ा काट लिए हैं उस दंड की, कोई भी कांड करे रहते हो आजकल, ठीक, छूट गए हो, तो आपको दोबारा उस पर सज़ा नहीं मिलेगी, इसको जान लीजिए, ठीक। तथा और ये भी कहता है, जैसे ये तो द्वितीय दंड हो गया और एक हो गया प्रतिगामी दंड, ठीक। प्रतिगामी दंड का मतलब हो गया जो पहले कानून में अपराध नहीं था तथा आपने उसे कर बैठा था तथा वो बाद में आपके अपराध करने के बाद कानून में आया तो उसके लिए आपको कोई सज़ा नहीं होगी। इसका मैं विस्तार पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज एक एक आर्टिकल पर विस्तारपूर्वक चर्चा करूँगा, कोई छूट ना पाए। अब आ जाइए आर्टिकल 21। देखिए आर्टिकल 21 में 2 चीज़ रहता है, जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। वहीं बोल सकते हैं जीवन जीने का अधिकार। आप अपने मनपसंद महिला मित्र के साथ शादी विवाह कर सकते हो, घर में मत कहना जाकर, नहीं लठियाए जाओगे। पहले कामयाब हो जाओ, फिर अपने महिला मित्र या अपने जीएफ कोई भी, जानते हैं आजकल के समय में देख रखे हो तो नहीं करना, ठीक, लेकिन आप कामयाब हो जाओ। उसकी आप उस घर वालों को समझा देना है, मुझको अधिकार देता है आर्टिकल 21, जीवन जीने का अधिकार अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ हो, ठीक। और आज ये आर्टिकल 21 से उसको तो जान लोगे, उसको तो नहीं याद करोगे तब भी याद हो जाएगा, लेकिन इसको याद करो। आर्टिकल 21 से जो महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण तो वो भी है, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा जो प्राथमिक विद्यालय चलाया गया था, इसीलिए चलाया गया था कि कोई अपने भारत देश में साक्षरता दर बढ़े, जिससे कोई अंगूठा छाप ना रहे, ठीक। जब साक्षरता दर बढ़ेगी
जब उनका मानसिक विकास होगा वो कहीं भी भारत का भ्रमण कर सकेंगे तथा एक स्थान दूसरे स्थान आ जा सकेंगे तथा अच्छी नौकरी कर सकेंगे, ठीक, तथा अच्छा रोजगार पा सकेंगे जब भाई उनके पास स्किल रहेगी। बाकी तो डिग्री लेकर सभी बैठे हैं, स्किल नहीं है तो बेरोजगार तुम भी हो, बेरोजगार मैं भी हूँ, जान रहे हो ना, बढ़िया है ना। आ जाइए, फोकस टू गोल, आप बोल सकते हैं फोकस टू वाइट बोर्ड, इतना चीज लिख कर लाए इस पर फोकस करना है। आ जाइए आर्टिकल 22, देखो आर्टिकल 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी या निरोध से संबंधित अधिकार। गिरफ्तारी मतलब कोई भी कांस्टेबल या दरोगा अगर आपको गिरफ्तार कर सकता है तो आप उससे पूछ सकते हैं, उसका नाम पूछ सकते हैं, उसका बैचमेंट जानने का अधिकार है तथा किस जुर्म में आपको ले जा रहा है ये भी आपको पूछने का अधिकार है, ठीक, ये सब आपको पूछने का अधिकार है तथा नेम ऑफ प्लेट नहीं लगाए तो आप उसका नाम पूछ लें, नहीं तो आपको ले जाकर बैठा दे और थाने में पूछे कौन गिरफ्तार करके लाया था, बता ना पाओ कि फला आदमी लेकर आया था, फला वक्त लेकर आया था, वो सिपाही लेकर आया था, ठीक, ये सबको आपका अधिकार है तथा आपको अपने मनपसंद वकील चुनने का अधिकार है, ठीक, यही सब कहता है गिरफ्तारी और निरोध से जो तुरंत जमान करा लेते हैं। फिल्म उलम में बहुत होता है, देखते हो ना, एक तरफ हीरो गुंडा को पकड़ के लेकर आता है और दूसरी तरफ गुंडा का भैया जो रहता है तथा उसका बपुआ, जानते हो ना, पॉलिटिकल पावर, सांसद या विधायक या मंत्री रहता है, ज़्यादातर फिल्म में तो यही रहता है, तुरंत एक वकील भेज देता है, छूट जाते हैं उसके जितने आदमी रहते हैं। इसी तरह याद रखोगे तो याद रहेगा आर्टिकल 22, ये समझ कर याद रखो, हमेशा याद रहेगा, जीवन भर कभी भूलोगे नहीं, मेरा आपसे गारंटी है कि नहीं भूलोगे। अब आ जाइए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तो हो गया, जान रहे हो ना, स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आता है 19 से 22, इसमें 4 अनुच्छेद आता है तथा समानता में 5 अनुच्छेद आता है 14 से 18, ठीक। अब आ जाइए शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें 2 आर्टिकल आता है 23, मानव तस्करी, बेगारी और बंधुआ मजदूरी, ठीक। मानव तस्करी मतलब जो कभी कभी देखते हो अपने देश की बेटियां या लड़कियां बहनें गायब हो जाती हैं तथा विदेशों में भेज दिया जाता है तथा उनसे गलत गलत काम कराया जाता है, आप सब समझ रहे हो, उसी की बात कर रहा है आर्टिकल 23। ये अपराध बहुत दंडनीय अपराध है, इसको जघन्य अपराध बोलते हैं, अपराध नहीं जघन्य अपराध के अंतर्गत आता है, ठीक। तथा किसी से आप बेगारी नहीं करा सकते हो कि मेरा 2 बाल्टी पानी भर दो, प्राचीन काल में होता था, बोल सकते हो अपने आजा दादा के ज़माने में करे होंगे, ठीक। क्योंकि पोल खोल रहे हो, पोल नहीं खोल रहे हैं यार, जो सुने हैं, जो हम तुम सुने हो, तुम सुने हो, हम सुने, वही बता रहे हैं, ठीक। वही अब वो बेगारी उगारी कोई करने के लिए तैयार नहीं है, हम तुम न कोई भी है, अपने आप को जहाँ जो हो, ठीक। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, अगर इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे। मैं कोई भी कम्युनिटी कोई भी समुदाय से बिलोंग करता हूँ ये मायने नहीं रखता है, ठीक। इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, उसी की बात कर रहा है, बेगारी नहीं करना किसी की, ये आपका अधिकार है। और बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी भी नहीं करा सकते ज़बरदस्ती कि कोड़े मार कर, KGF में देखते हो ना, KGF वजीफ में देखे हो, उसमें ज़बरदस्ती काम कराते थे पकड़ के ले जाकर कोड़े मार मार कर, तो उसी बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। आपका काम करने में कोई भी रुचि ना हो लेकिन आपको ज़बरदस्ती काम कराया जाए। आपको ये बताना है बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कब आया था, इसको कमेंट करना है। आ जाइए आर्टिकल 24, इसको देख लीजिए विस्तार पूर्वक। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक या निषेध जगह में काम नहीं कर सकते, नया नहीं करा सकते। 14, कोई भी कंपनी खतरनाक है या सरिया फैक्ट्री खतरनाक है या बम पटाखा फैक्ट्री खतरनाक है, कोई भी खतरनाक कंपनी में आप उससे काम नहीं करा सकते। आप उनके कितने अच्छे माता पिता हो या आपका कितना लाडला बेटा या आपके सामने कितनी भी मजबूरी हो, ठीक, उसे मजदूरी के लिए नहीं भेज सकते कि मुझे बहुत मजबूरी है। अगर आप पुलिस लिस्ट देखेगी तो आपको गिरफ्तार करके अच्छा खासा आपके साथ कुछ भी कर सकती है, A to Z। ज़्यादा नहीं कहोगे मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, नहीं भाई ऐसा नहीं है, जो है संविधान में वही बता रहा हूँ, टॉपिक भटकना नहीं है। आ जाओ, अब आ जाओ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28, इसमें भी 4 आर्टिकल आता है 25 से 28, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आ जाइए ध्यान दीजिए, 25 क्या कहता है, धर्म मनाने प्रचार प्रसार करने का अधिकार, मतलब आप कोई भी समुदाय, हिंदू सिख क्रिश्चियन मुस्लिम हो तो आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, ठीक।
आर्टिकल 25 से आपको अधिकार देता है। देखिए आर्टिकल 25 आपको अधिकार देता है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो आर्टिकल 26 आपको अधिकार ये देता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन तथा स्वतंत्रता, आप धार्मिक कार्यों में अपने अच्छे से मना सकते हो, डीजे बाजा गाना के साथ। नवरात्रि आने वाला है, हिंदू भाइयों का त्यौहार, ठीक, तथा मुस्लिम भाइयों का त्यौहार हो गया है, जान रहे हो ना। तो वहीं है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन अच्छे से कर सकते हो तथा प्रबंधन मतलब उसकी व्यवस्था ठीक ठाक कर सकते हो। जैसे कार्यकर्ता लोग रहते नहीं है नवरात्र में, तो अपना नवरात्रि में पूजा करने के साथ साथ ये भी जानो कि आर्टिकल 26 आपको अधिकार देता है कि आपके क्षेत्र में या आपके जो पूजा स्थल है वहाँ कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? उसका जो चीफ ऑफ हेड होता है, या बोल सकते हैं मुखिया, जो वहाँ नवरात्रि या दुर्गा पंडाल बैठा रहता है उसमें जो मुख्य रहते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी घटना या कोई भी कांड या कुछ भी होता है तो सबसे पहले पूछताछ उन्हीं के खिलाफ या उन्हीं से पूछा जाएगा तथा उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक। तो आप अपना अधिकार भी जानें और अच्छे से उसका संचालन करें। तथा जितने कार्यकर्ता लोग हैं, आर्टिकल 26 आपको भरपूर अधिकार देता है कि आप अच्छे से वहाँ अपने जितने दिन का धार्मिक कार्यक्रम रहे उसका अच्छे से संचालन करो, अपने हिसाब से करो। आर्टिकल 26 आपको इतना बड़ा अधिकार दे रहा है, ठीक। इसको जानना जरूरी है। पूजा पाठ के साथ साथ आर्टिकल भी जानोगे तो अच्छे संचालन करोगे, डरोगे नहीं किसी से, ठीक है। मेरे कार्यकर्ता भाई लोग, बुरा ना मानिएगा, मैं सिर्फ आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ और इसमें बुरा मानने वाली कोई बात मैं कहा भी नहीं हूँ, ठीक। नहीं बुरा मान जाओ, दिल पे ले लो, बहुत बड़का पढ़ोका बने हैं, पढ़ोका नहीं बने हैं भाई। थोड़ा ज्ञान है आपको देने के प्रयास कर रहे हैं जिससे समाज में विकास हो सके। लेना चाह रहे हो तो लो, नहीं लोगे तो मेरा कोई नुकसान थोड़ी है। फ्री के ज्ञान कोई नहीं लेता, मुझको पता है, आ जाइए। अभी पैसा देते रहते तो ऐसे टक नज़र बैठाए रहते कि क्या पढ़ा रहा है, इसमें मेरी पॉइंट छोड़िए। हो सके वो मुझसे लाख गुना बेकार पढ़ाए, लेकिन पैसा दोगे तो बराबर पढ़ोगे। मैं भी पढ़ा हूँ, जब पढ़ता था तब। अब तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, पता है, आंसर राइटिंग करता हूँ। अब पढ़ने उड़ने के लिए मुझे कुछ है नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस। अब आइए आर्टिकल 27, किसी धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप मेरे अल्लाह जी की जय बोलिए तथा मेरे बजरंग बली की जय बोलिए तथा मेरे वाहिगुरु की कृपा करिए। आप किसी भी समुदाय, किसी भी कम्युनिटी को अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बाध्य नहीं करेंगे। आर्टिकल 27 उनको अधिकार देता है या आपको अधिकार देता है, कोई भी समुदाय से आते हो। आर्टिकल 27 ज़बरदस्ती करोगे, बच्चा अगर वो बना लिया ना, अगर आपका ठीक ठाक पावर और बैकग्राउंड नहीं है तो लपट जाओगे अच्छे से धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल 27 के तहत। आ जाइए आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 भी जानना बहुत ज़रूरी है। शैक्षिक संस्थान पर आप किसी भी धार्मिक या आप किसी भी धर्म से चर्चा हो तो आप स्कूल या जैसे रहता नहीं प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय, तो आप किसी के धर्म के खिलाफ गलत चीज़ें नहीं बताएंगे उनको, ठीक, कि ये धर्म खराब होता है, ये धर्म सही होता है, तुमको ये धर्म मानना चाहिए, तुमको वो धर्म मानना चाहिए। भले ही बच्चा कोई धर्म से आए, चाहे वो हिंदू धर्म से आए, चाहे मुस्लिम धर्म से आए, चाहे सिख धर्म से आए, चाहे क्रिश्चियन धर्म से आए, ठीक। आपको स्कूल में वो पढ़ने गया है तो सिर्फ पढ़ाई का ज्ञान दीजिए जिससे उसके भविष्य का विकास हो। बाकी आगे चलेगा, आगे बड़ा होगा, जिस तरह उसके माइंड में विकास होगा, खुद समझ जाएगा कि मेरा क्या अधिकार है। अपने आप स्वतंत्र, मतलब उसको स्वतंत्रता तथा समानता तथा धार्मिक स्वतंत्रता सभी का अधिकार है। आर्टिकल पढ़ेगा तो जागरूक हो जाएगा, तो उसका जिस तरफ मन कहेगा उस तरफ जाएगा। क्योंकि संविधान हर व्यक्ति को, हमको भी, तुमको भी, भारत के हर नागरिक को भरपूर मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य दिया है, ठीक। उसका पालन सोते जागते हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं कहोगे, अच्छी चीज़ नहीं बता रहे हो तो बुरा चीज़ भी नहीं बताओगे। कोई भी धर्म A to Z, एक धर्म के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। आ जाइए आगे। ए बबुआ कहाँ लग रहे हो? इधर लगिए यार, इधर। इतनी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, अभी चली जाएगी तो मैं इसी पढ़ते रहोगे 2-2 घंटा, 2.5 घंटे, लेकिन समझ में आएगा नहीं। आइए समझिए। संस्कृत और शैक्षणिक अधिकार 29-30 ये बात करता है अल्पसंख्यक SC और ST की। ज़्यादातर वहीं
यष्टि की ही बात करता है। अल्पसंख्यक अपनी भाषा तथा लिपि और संस्कृति का विस्तार कर सकते हैं तथा उसे बचाए रख सकते हैं। भाषा की यष्टि कोई भी उनकी भाषा है पारंपरिक, तो आप उनको बाध्य नहीं करोगे कि इंग्लिश बोलिए, मुझे तुम्हारी भाषा नहीं समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रही है तो हिंदी ट्रांसलेटर तथा इंग्लिश ट्रांसलेटर रहता है, उसकी हेल्प लीजिए। आजकल सोशल मीडिया पर हर एक एप्लीकेशन उपलब्ध है, उस व्यक्ति का काम करो। कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी अधिकारी हो, जान रहे हो ना, उसको अधिकार है कि वो अपनी लिपि, भाषा, सांस्कृतिक विरासत बचा कर रखे। आर्टिकल 19 यही कह रहा है भाई, ये जानिए अल्पसंख्यक भाई लोग अपने, ठीक है, अधिकार। आज ये आर्टिकल 30 कहता है शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार, कि उनके लिए शैक्षिक संस्थान, जैसे कम्युनिटी रहते हैं, जंगलों में रहते नहीं, जनजाति जनजातियाँ, देखते रहोगे कैंप वैम्प लगा कर रुक जाते हैं। इसमें कई जात आते हैं भाई, अब उनका नाम मुझे उस पता नहीं है, लेकिन मुझे मजबूरन बताना पड़ रहा है। जैसे प्लेटफॉर्म पर देखोगे, फुटपाथ पर सोते रहते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दी जाए तथा उनका शिक्षा का संचालन किया जाए, जिससे देश में जागरूकता बढ़े तथा देश का विकास हो सके। देश का हर पक्ष जब तक मजबूत नहीं हो सकता, देश का तेजी के साथ विकास संभव नहीं है। आप सोच लो कि 10% व्यक्ति देश का विकास कर देंगे तो ऐसे इम्पॉसिबल है, ठीक। देश की तरक्की के लिए कम से कम 80 से 90% बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए, तभी अपने देश से जितने देश मजबूत हैं उनका टक्कर दोगे बाबू, ठीक। तो उनको भी शिक्षित कीजिए तथा 2-4 भाई जो जितनी हेल्प हो सके कर दिया करो, कहीं मिले यार, कुछ जाता थोड़ी है। अगर हेल्प करने वाले या मतलब उस पात्र हो तो कर दियो, पात्र नहीं हो, बेरोजगार हो तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक। मैं भी बेरोजगार, तुम भी बेरोजगार, बेरोजगारों में सबसे बड़ा बेरोजगार, जान रहे हो कौन ना, जो वैकेंसियाँ आई नहीं, कोर्स बिकना चालू अभी तुम्हें बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर रहे हैं। अभी कह दो कि गुरुजी पॉलिटी फ्री में पढ़वा दो, नहीं पढ़वाएंगे, कभी नहीं पढ़वाएंगे मेरी तरह, इसलिए मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो, नहीं बाद में बहुत पछताओगे, कहीं क्वेश्चन आ गया तो पछताओगे नहीं, जब क्वेश्चन गलत करोगे तभी पछताओगे। मैं भी पछताता हूँ जब गलत हो जाता है यार, तो आज 2 क्वेश्चन उस दिन सही हो गया होता तो आज मेरा सिलेक्शन हो गया होता। मुझे 1 साल या 6 महीने 1.5 साल और लाइब्रेरी में नहीं घिसना पड़ता, ठीक। आ जाइए आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार इसको बोलते हैं, तथा आपको कमेंट करना है आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा तथा हृदय किसने कहा है, ठीक। इसको कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। तथा इसमें 5 प्रकार के रेट हाई कोर्ट 5 प्रकार के रेट है हाई कोर्ट को जारी कर देता है। पहला है हार्बियस कॉपर, ठीक, हार्बियस कॉपर तथा मॉडर्न्स तथा प्रोट्री तथा सर्टियारी तथा कियो वारंटो, यही 5 है, इसको जानना। हार्बियस कॉर्पस, ठीक, कि आप इसका मतलब समझ लो कि आप अगर बेगुनाह साबित हैं, आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो हार्बियस कॉर्पस के अंतर्गत आप छूट जाएंगे, आपको न्यायालय निर्दोष साबित कर देगा। तथा मॉडर्न्स सरकारी अधिकारी को प्राइवेट नहीं, सरकारी अधिकारी को उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट आदेश देता है कि कानून व्यवस्था का संचालन अच्छे से करें, ठीक। और पार्टरी इसे बोलते हैं, यही है कि निचली अदालत जिसे जिला न्यायालय कहते हैं, जिला न्यायालय अपनी सीमा में रहकर काम करे, राज्य के मामले में हस्तक्षेप न करें। तथा सर्टियरी तथा जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय जिला न्यायालय के कानून को रद्द कर देगी अगर उच्च न्यायालय को सही न लगा तो। लेकिन अगर उच्च न्यायालय का कानून कोई सही नहीं लगा तो उसे सुप्रीम कोर्ट भी रद्द कर देगी, इसे सर्टियरी होते हैं। तथा
इसे बोलते हैं कियो वारंटो। कियो वारंटो आपको कमेंट करना है। 5 प्रकार की रीड एकदम विस्तार पूर्वक बता दिया हूँ। अब तो एग्जामिनर दिन के दिन इतना अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन बनाते चला जा रहा है कि इसमें रुचि लेने लगा है। इसके ऊपर के 2-3 लाइन छोड़कर इसमें रुचि ले रहा है कि इसको क्या बोलते हैं। ऐसे उठाकर इन सब शब्दों का अर्थ उठाकर दे देता है। 2-3 लाइनों में बताइए। अब आ जाइए बाबू, ध्यान देना, लास्ट है, अंतिम चरण पर चल रहे हो। विजेता वही होता है जो अंतिम तक लड़ता है, जानते हो ना। आ जाइए आर्टिकल 33 और 34-35 स्पीड में जान लें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सशस्त्र बल, पुलिस मौलिक अधिकारों को सीमित सांसद करता है। यहाँ सांसद लिख दे रहा हूँ, लिखा नहीं हूँ। सशस्त्र बल में आज गए BSF, CISF, ठीक, CRPF, तो इनके मौलिक अधिकार को एक नौकरी पा जाने के बाद पुलिस के जितने हमारे कर्मचारी रहते हैं, अधिकारी भाई लोग, जिसके हम तुम या आप सब तैयारी कर रहे हो, तो आपके मौलिक अधिकार संसद सीमित कर देता है कि आपको इसी के अंतर्गत काम करना है। आप किसी भी मतलब अगर फोर्स लाइन में हो गए, BSF में हो गए, CISF में हो गए, CRPF में हो गए, तो आपका अधिकार, मौलिक अधिकार अब ये नहीं होगी कि आप भी प्रदर्शन में उतर जाओ। कहाँ? प्रदर्शन में, धरना प्रदर्शन में आपकी नौकरियों चली जाएगी बबुआ। नौकरी पाए के बाद अगर धरना प्रदर्शन में उतरे, वही है, संसद आपके मौलिक अधिकार सीमित कर देती है। एक आम नागरिक के तरह आपका मौलिक अधिकार नहीं रह जाता, ठीक। इसको ध्यान देना है। 34 मार्शल लॉ, मार्शल लॉ आपको कमेंट करना है। तथा 35 में बता दे रहा हूँ, संसद को मौलिक अधिकार तथा कानून बनाने की शक्ति है कि मौलिक अधिकार चाहे तो, जैसे भी मौलिक अधिकार अपने सबको 1235 के अंतर्गत प्राप्त है ना तरह तरह के, वो चाहे तो इसको बढ़ा सकती है। 35 के आगे तो जा नहीं सकती, लेकिन 35A, 35B, 35C, 35Z तक जोड़ सकती है, तथा ZA, ZX तक जोड़ सकती है। ऐसे जितना भी चाहे उसमें संशोधन कर सकती है, तथा इसमें जितने मौलिक अधिकार चाहे वो खत्म कर सकती है। लेकिन उसमें आम नागरिक तथा जनता का हित होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी मौलिक अधिकार जो जनता के हित में, उसको भी खत्म करके सरकार मौज काटे, ये नहीं कर सकती, क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है निलंबित कर देगा, खत्म कर देगा। तो पावर ऑफ डिसबैलेंसिंग इसको बोलते हैं। आप आगे भी ज़्यादा नहीं जा सकते, आप ज़्यादा पीछे भी नहीं रह सकते। आपको बैलेंस बनाकर रहना है तथा देश को बैलेंस बनाकर चलना है, तथा देश जिससे प्रोग्रेस करता रहे, देश को कभी क्षति ना हो। कंटेंट मज़ा आया ना? मज़ा आया कंटेंट ना? मुझे आशा है कि आप एकदम विस्तार पूर्वक समझ गए होगे। अब कभी ये भूलोगे नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं विस्तार पूर्वक सब पर चर्चा किया हूँ, ठीक। इस तरह कोई पढ़ाएगा नहीं ऐसे आपको डायग्राम में। तो आशा कर रहा हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, तथा मेरे भाई लोग जितने भी हैं, आपके छोटे भाई बहन तथा आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं, उनको मेरी वीडियो शेयर करें, जिससे वो जुड़ सकें तथा फ्री में शिक्षा ग्रहण कर सकें, जिससे वो शिक्षा से वंचित ना रह सकें। तथा आपसे हो सके तो मेरा सहयोग करिए भाई लोग जितने हो, इसको स्टडी वाले ग्रुप में शेयर करिए वीडियो, जिससे उनको कुछ ना कुछ ज्ञान मिल सके, ठीक। यही आपसे रिक्वेस्ट है। अब मैं आगे क्या कहूँ, मैं अब आगे कल मिलूँगा अच्छे और मस्त कंटेंट के साथ, और विस्तार पूर्वक एक्सप्लेनेशन करते हुए, या उसकी बोल सकते हैं व्याख्या करते हुए, मैं अगले नेक्स्ट कंटेंट के साथ कल मिलता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।